नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 कोर पेपर 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, चीन में साम्यवादी दल के उदय का वर्णन करें। इससे पहले जो है हमने 5 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं चीन में साम्यवादी दल का जो है उदय किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। 1917 ईस्वी में रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारण साम्यवादी विचारधारा का उदय हुई। साम्यवादी का अर्थ होता है कि समाज में गरीब, निम्न वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के लोग, किसान एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना, सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार देना, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव ना करना साम्यवादी का विचारधारा होता है। अगर हम बात करें साम्यवादी विचारधारा कहाँ से आया था, तो 1917 में जो है रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। वहीं से जो है साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे सभी राष्ट्रों में जो है साम्यवादी विचारधारा फैलने लगा। इसी प्रकार से चीन में भी साम्यवादी विचारधारा फैला। साम्यवादी विचारधारा का अर्थ होता है समाज में सभी वर्गों को एक साथ लेके चलना, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे निम्न वर्ग के लोग हो, चाहे उच्च वर्ग के लोग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सभी को जो है समान रूप से अधिकार देना साम्यवादी का विचारधारा है। सभी को एक साथ लेके चलना साम्यवादी का विचारधारा है। इस प्रकार से जो है चीन में भी रूस की तरह साम्यवादी विचारधारा आया, जहाँ पर लोगों को जो है बहुत अधिक प्रभावित किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, चीन में साम्यवादी दल के उदय। चीन में जो है साम्यवादी दल का उदय किस प्रकार से हुआ था, तो इसको हम लोग देखते हैं। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के कारण साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ। इस विचारधारा से चीन काफ़ी प्रभावित हुआ। इसके बाद 1919 ईस्वी में चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय के अध्यापकों व छात्रों ने साम्यवाद के अध्ययन के लिए एक संस्था की स्थापना की। 1917 ईस्वी में जो है रूसी क्रांति हुआ था और वहीं से साम्यवादी विचारधारा का उदय माना जाता है। इसके बाद इसी प्रकार से जो है 1919 ईस्वी में चीन में जो पेकिंग विश्वविद्यालय था, वहाँ के छात्रों और अध्यापकों ने साम्यवादी विचारधारा को जानने के लिए एक संस्था की स्थापना किया। इन्हीं में से एक व्यक्ति माओ त्से तुंग था, जो आगे चलकर चीन में साम्यवादी दल का नेता बना। 1919 ईस्वी में इन्हीं लोगों के प्रयास से चीन में समाजवादी दल कुंगचांगतांग की स्थापना हुई। इसके बाद कैंटन, संघाई और हुनान प्रांतों में साम्यवादी पार्टी की शाखाएं स्थापित किए गए। इसमें यह कहा गया है कि 1919 ईस्वी के दौरान जो है अध्यापकों और छात्रों में जो है कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा के बारे में जानने का प्रयास किया। इसीलिए चीन में एक संस्था को स्थापित किया ताकि साम्यवादी विचारधारा के बारे में बेहतर ढंग से समझा जा सके। इन्हीं संगठन में जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम था माओ त्से तुंग। यह जो है आगे चलकर साम्यवादी दल का नेता बनता है। और इसी प्रकार से जो है 1919 ईस्वी में चीन में साम्यवादी दल की स्थापना हुआ, जिसका नाम था कुंगचांगतांग। इसके बाद जो है चीन के अलग अलग क्षेत्रों में साम्यवादी विचारधारा बहुत तेजी से फैलने लगा, जैसे कि कैंटन हो गया, संघाई हो गया और हुनान प्रांत हो गया। तो इन सभी प्रांतों में भी जो है साम्यवादी विचारधारा बहुत तेजी से फैला और इसी कारण से साम्यवादी पार्टी की स्थापना किया गया। 1921 ईस्वी में ही संघाई में इन सभी शाखाओं का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसका उद्देश्य था विदेशियों से चीन को मुक्ति दिलाना। इस साम्यवादी विचारधारा ने राष्ट्रवादियों को काफ़ी प्रभावित किया, जिसमें से डॉक्टर सान यत सेन भी शामिल था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1921 ईस्वी में जो है संघाई में इन सभी शाखाओं का प्रथम सम्मेलन हुआ साम्यवादी विचारधारा से संबंधित, जिसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि जो विदेशियों ने चीन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, उस नियंत्रण से छुटकारा पाना चाहता था चीन के लोग। किसी भी तरह से विदेशियों से मुक्ति पाना चाहता था। यही कारण है कि यहाँ पर जो है साम्यवादी विचारधारा बहुत ही तेजी से विकसित हुआ। डॉक्टर सान यत सेन चीन को संगठित करने के लिए विदेशी देशों से मदद मांगा, लेकिन विदेशी साम्राज्यवादी राज्यों ने उनकी कोई मदद नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर सान यत सेन ने सोवियत संघ से मदद मांगी
रूस ने अपना साम्यवादी विचारधारा को विश्व भर में प्रसार करने के कारण ही हर क्षेत्रों में मदद करने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर सान्याल सेन ने जो है जब चीन में साम्यवादी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया, जब एक संगठन को स्थापित करने का प्रयास किया, ऐसे में विदेशी राज्यों से, विदेशी देशों से मदद मांगा, लेकिन कोई भी विदेशी साम्राज्यवादी राज्यों ने चीन को मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद डॉक्टर सान्याल सेन ने सोवियत संघ से जो है मदद मांगी। सोवियत संघ ने चीन की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। तैयार क्यों हुआ? तैयार इसलिए हुआ क्योंकि रूस में ही साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ था। ऐसे में रूस चाहता था कि विश्व में जो है अधिक से अधिक देशों द्वारा साम्यवादी विचारधारा को लागू करे। यही कारण है कि सोवियत संघ यानी कि रूस चीन को किसी भी क्षेत्रों में सहायता करने के लिए तैयार हो गया, ताकि जो इनका साम्यवादी विचारधारा है अन्य राष्ट्रों में फैल सके। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, चीन में साम्यवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार से है। यानी कि चीन में जो साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ उसका एक कोई कारण नहीं था, बल्कि एक से अधिक कारण था। पहला जो कारण था वो था रूसी क्रांति का प्रभाव। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान ही चीन के लोगों की यह धारणा बन गई थी कि बोल्शेविक विचारधारा के माध्यम से ही चीन का सुधार संभव है, जिसके परिणाम स्वरूप ही चीन में कई साम्यवादी संस्थाओं की स्थापना की गई, ताकि चीन में यूरोपीय का जो प्रभाव है उनसे छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार से चीन में संगठित साम्यवादी आंदोलन का आरंभ हुआ और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्थाएं स्थापित किया गया। अगर हम बात करें चीन में साम्यवादी विचारधारा का उदय होने में जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वह यह है कि रूसी क्रांति का इस पर प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति जब 1917 में हुआ था, उसके बाद जो है साम्यवादी विचारधारा बहुत ही तेजी से विश्व भर में फैला, और इसी तरह से जो है चीन में भी साम्यवादी विचारधारा रूस से ही फैला। चीन वासियों का मानना था कि जिस प्रकार से रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद ही आंतरिक सुधार हो पाया, उसी प्रकार से साम्यवादी क्रांति के आधार पर ही चीन में जो है यूरोपियों के प्रति छुटकारा मिल सकता है, उनके अत्याचार और शोषण से छुटकारा मिल सकता है। यही कारण है कि चीन वासियों ने चीन में साम्यवादी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया। दूसरा आपको बनाना है यूरोपीय शक्तियों के प्रति चीन में असंतोष की भावना। चीन में साम्यवादी विचारधारा का फैलने में जो दूसरा कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि चीन की जनता चीन में ही विदेशियों के प्रभाव से बहुत असंतुष्ट थी। इसका कारण यह था कि विदेशी शक्तियां चीन में रहकर यहाँ के लोगों पर अत्याचार और शोषण कर रहे थे। यूरोपीय शक्तियों से चीन के जो जनता थे असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे? असंतुष्ट इसलिए थे क्योंकि चीन में ही रहकर विदेशियों ने चीन के जनता पर अत्याचार और शोषण किया, जिसके कारण उनके अत्याचार और शोषण से चीनवासी परेशान हो गए थे। यही कारण है चीनवासी यूरोपियों के प्रति घृणा की भावना रखते थे। चीन के सभी क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जैसे कि व्यापार, उद्योग धंधे इत्यादि, जिसके कारण ही चीन के जनता विदेशियों को हीन की नज़रों से देखते थे। चीन में आकर जो है यूरोपियों ने चीन के अधिकतर क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, चाहे व्यापार के क्षेत्र हो, चाहे उद्योग धंधे हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे कोयले का खान हो। इन सभी क्षेत्रों पर जो है यूरोपियों ने चीन में आकर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यही कारण है कि जो चीन के जनता थे उन्होंने विदेशियों को हीन के नज़रों से देखा, विदेशियों से घृणा करने लगा। किसी भी हालत में विदेशियों के अत्याचार और शोषण से चीनी नागरिक छुटकारा पाना चाहता था। यही कारण है कि यहाँ के लोगों के लिए एक सख्त और क्रांतिकारी दल की आवश्यकता थी। चीनी लोगों ने विदेशियों के प्रति विरोध और शक्ति की भावना साम्यवादियों में देखी। यही कारण था चीन में साम्यवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ। जब यूरोपियों ने चीन पर आकर चीन के नागरिकों के साथ अत्याचार और शोषण करने लगा, तो ऐसे स्थिति में यहाँ के नागरिक परेशान हो गया। यहाँ के नागरिक उनके अत्याचार और शोषण से किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना चाहता था। यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने एक क्रांति करना चाहा ताकि यूरोपियों से जो है इनका छुटकारा मिल सके। उसके बाद जो तीसरा कारण था वो था चीन में आर्थिक विकास। साम्यवाद के विकास में सबसे प्रमुख और बड़ा कारण आर्थिक विचार को माना जाता है। साम्यवाद मुख्यतः एक आर्थिक विचार था। साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य वर्ग संघर्ष को समाप्त करके इसके स्थान पर आर्थिक समानता स्थापित करना था।
अगर हम बात करें चीन में साम्यवादी विचारधारा का उदय होने का तीसरा प्रमुख कारण वो था चीन में आर्थिक विकास का होना। यानी कि साम्यवाद के विकास में जो सबसे बड़ा और प्रमुख कारण माना जाता है वो है आर्थिक विचार का होना। साम्यवाद का जो विचारधारा है वह यह विचारधारा है कि समाज में सभी को एक साथ लेके चलना, चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साम्यवाद की विचारधारा है कि सभी को समाज में एक साथ लेकर चलना। यही कारण है कि चीन में जो है साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ। साम्यवादी विचारकों का मानना था कि आर्थिक समानता समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक असमानता के कारण ही समाज में उच्च नीच वर्ग के बीच भेदभाव होता है। साम्यवादी विचारकों का मानना था कि समाज में आर्थिक समानता जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आर्थिक असमानता होगा ऐसे में समाज में सभी वर्गों के प्रति भेदभाव होगा। इसीलिए साम्यवादी विचारकों का मानना था कि समाज में सभी वर्गों के प्रति समान अधिकार होगा, तभी समाज में जो संघर्ष है वर्ग के प्रति, जाति के प्रति, धर्म के प्रति, वह संघर्ष नहीं रहेगा। आर्थिक समानता होने के बाद समाज में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, ऐसा साम्यवादी विचारकों का मानना था। जैसे कि हमने आपको बताया, साम्यवादी विचारकों का मानना था कि जब समाज में सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा तो किसी भी प्रकार का संघर्ष समाज में नहीं होगा। उस समय चीन में आर्थिक असमानता की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। यही कारण है कि चीन में साम्यवाद के उदय के लिए माहौल तैयार कर दिया। इस दौरान जो है चीन की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या के कारण लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे थे, लोगों की स्थिति अत्यंत खराब हो रही थी। ऐसे में बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही थी। यही कारण है कि चीन में आर्थिक समानता को लाना चाहता था, ताकि जो संघर्ष समाज में है वह संघर्ष ना रहे। क्योंकि जब राजा का शासन व्यवस्था राज्य में चल रहा था उस समय जो है सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार नहीं था। जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, जबकि जो नीचे वर्ग के लोग थे उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। यही कारण है कि उनके बीच जो है आर्थिक समानता नहीं थी, जिसके कारण ही चीन में साम्यवादी विचारधारा से लोग काफी प्रभावित हुए। चौथा इसका जो प्रमुख कारण था वो था शिक्षा का प्रसार होना। 19वीं सदी के अंत तक चीन में शिक्षा के लिए कई केंद्र स्थापित हो चुके थे। शिक्षित जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता था। चीनी जनता रूस में हो रही रूसी क्रांति के घटनाओं से काफी प्रभावित था। यही कारण है कि चीन के जनता साम्यवाद की ओर आकर्षित हुआ। अगर हम बात करें चीन में साम्यवादी विचारधारा का उदय होने का जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारक था वो था शिक्षा का प्रसार होना। 19वीं सदी के अंत तक जो है चीन में शिक्षा का जो है प्रसार बहुत तेजी से हो चुका था। चीन के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग केंद्र में शिक्षा का जो है संस्थान स्थापित हो चुका था। ऐसे में वहाँ की जनता दिन प्रतिदिन जो है शिक्षित होते जा रहे थे। जब कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उनको जो है आप भ्रमित नहीं कर सकते हो। जब कोई शिक्षित व्यक्ति हो जाता है तब सच्चाई को आप नहीं छुपा पाओगे। यही कारण है कि यहाँ के जनता जब शिक्षित हो गया तो यहाँ के जनता को भ्रमित नहीं कर पाया। यही कारण है कि चीन में जब 19वीं सदी तक जनता शिक्षित हो गई तो ऐसे स्थिति में यहाँ के जो राजा थे वह इनको भ्रमित नहीं कर पाते थे। अगर हम बात करें कि भारत में जब ब्रिटिश का शासन व्यवस्था चल रहा था उस दौरान ब्रिटिश भारतीयों को वापस में इसलिए लड़ा पा रहे थे क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित ज़्यादा नहीं थे। शिक्षा की जो दर थी बहुत कम था। यही कारण है कि अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों को वापस में लड़वा देता था, जिसे फूट डालो और शासन करो की नीति कही जाती है। अगर यहाँ के लोग उस समय शिक्षित होते तो भारत को बहुत पहले आज़ादी मिल चुकी होती। लेकिन यहाँ के लोग जब धीरे धीरे शिक्षित हो गए तो अंग्रेजों की जो मंसूबा था उनको समझ पाया और जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालकर वापस में लड़ाइयाँ कराता था ताकि वह फूट डालकर अपना शासन व्यवस्था को चला सके, जब यहाँ के जनता शिक्षित हो गया तो उनको यह मौका नहीं दिया गया। अंग्रेजों के मंसूबा को यहाँ के लोगों ने बेहतर ढंग से समझ लिया। इसी प्रकार से चीन में विदेशियों द्वारा जो है
नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन जब यहाँ के जनता धीरे धीरे शिक्षित होते चले गए तो यहाँ के लोगों पर वह दबाव नहीं बना पा रहा था। यहाँ के लोगों पर अत्याचार उनको करना मुश्किल हो गया था। तो एक प्रकार से शिक्षा का प्रसार होना चीन में साम्यवादी विचारधारा का उदय होने में महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। पांचवा जो इसका प्रमुख कारण था वो था माओ त्से तुंग का नेतृत्व। इस समय चीन में माओ त्से तुंग जैसे क्रांतिकारी नेता थे जिनका मजदूर और निम्न वर्ग के लोगों पर व्यापक प्रभाव था। चीन के सभी मजदूर और निम्न वर्ग के लोग माओ त्से तुंग को समर्थन करता था। इस प्रकार से माओ त्से तुंग के प्रयासों से ही चीन में संगठित साम्यवादी आंदोलन आरंभ हुआ। अगर हम बात करें साम्यवादी विचारधारा का उदय होने में सबसे महत्वपूर्ण कारक तो वो था माओ त्से तुंग का चीन में नेतृत्व करना। माओ त्से तुंग के बारे में कहा जाता है कि यह चीन के क्रांतिकारी नेता थे जिनका जो है वहाँ के मजदूरों, वहाँ के निम्न वर्ग के लोगों, वहाँ के गरीब वर्ग के लोगों का समर्थन मिला। यही कारण है कि माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जो है साम्यवादी विचारधारा चीन में बहुत ही तेजी से फैला। माओ त्से तुंग के प्रयास के कारण ही चीन में जो है साम्यवादी संगठन आंदोलन आरंभ हुआ। किसान और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था, जिससे किसानों को भूमि के लगान में कमी हुई। इसके साथ ही जमींदारों को उखाड़ फेंका। अब जमींदारों के संपत्ति पर किसानों का अधिकार हो गया, जिससे समाज की ढांचा में परिवर्तन हुआ। जब माओ त्से तुंग ने चीन के किसानों, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों का नेतृत्व किया तो ऐसे स्थिति में वहाँ के जो जमींदार थे उनको सत्ता से उखाड़ फेंका गया। अब जमींदारों के जो संपत्ति था वह किसानों के बीच बंटवारा किया गया, यानी कि जो जमींदारों द्वारा अधिक मात्रा में भूमि को रखा गया था उन भूमि को किसानों के बीच बराबर भागों में बंटवारा किया, जिसके कारण ही चीन के समाज की ढांचा में पहले के तुलना में परिवर्तन हुआ या विकसित हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं चीन की साम्यवादी क्रांति का जो है विश्व राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद ही साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ, उसी प्रकार से उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। उसी प्रकार से जो है चीन में जब साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ तो ऐसे में विश्व के राजनीतिक पर कोई ना कोई तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हमने पॉइंट बनाया है कि चीन में साम्यवादी क्रांति का जो है विश्व के राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला है कि जब माओ त्से तुंग ने संपूर्ण चीन में एक सत्ता की घोषणा की तो साम्यवाद की इस विजय ने एशिया और अफ्रीका के कई देशों को साम्यवाद की ओर आकर्षित किया। अब अन्य राष्ट्र भी साम्यवाद विचारधारा से प्रभावित होकर अपने राष्ट्र में लागू करने का प्रयास किया। जब माओ त्से तुंग ने जो है संपूर्ण चीन में साम्यवादी विचारधारा को लागू किया तो चीन के इस विजय ने जो है अफ्रीका और एशिया जैसे कई देशों को काफी प्रभावित किया। इन सभी देशों का मानना था कि जिस प्रकार से चीन में, रूस में साम्यवादी विचारधारा फैला, उसी प्रकार से साम्यवादी विचारधारा के आधार पर विदेशियों से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। यही कारण है कि साम्यवादी विचारधारा से एशिया और अफ्रीका के देश काफी प्रभावित हुए। दूसरा है साम्यवाद की बढ़ती शक्ति के कारण पश्चिमी ताकत घबराने लगे और साम्यवाद विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास किया ताकि पूंजीवाद विचारधारा को अधिकतर राष्ट्र अपनाए। अब पूरे विश्व दो गुटों में बंट गया, एक साम्यवाद विचारधारा और दूसरा पूंजीवाद विचारधारा। यानी कि जब साम्यवाद विचारधारा का शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, ऐसे में जो पश्चिम राष्ट्र या पश्चिम ताकत था वह घबराने लगा कि पूरे विश्व में साम्यवाद का विचारधारा ना फैल जाए। इसीलिए जो है साम्यवाद विचारधारा को पूरी तरह से पश्चिमी राष्ट्र समाप्त करने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो उनका पूंजी विचारधारा था उनको अधिकतर राष्ट्र अपनाए, इसीलिए पूंजीवाद विचारधारा को पश्चिमी देश फैलाने का प्रयास किया। यही कारण है कि इस दौरान पूरे विश्व दो खेमों में बंट गया था। एक खेमा साम्यवाद था तो दूसरा खेमा पूंजीवाद था। पूंजीवाद और साम्यवाद एक विचारधारा है जो यह तय करता है कि आर्थिक क्षेत्रों में मजबूत होने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस विचारधारा को लागू करना चाहिए। पश्चिमी राष्ट्र मानता था कि अपनी आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए पूंजीवाद व्यवस्था बेहतर है। जबकि रूस जैसे कई साम्यवादी विचारधारा के राष्ट्रों का मानना था कि साम्यवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है
जिसको राष्ट्र में लागू करके लोगों को समानता का अधिकार दिया जा सकता है, राष्ट्र में विकास किया जा सकता है, राष्ट्र में उन्नति किया जा सकता है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद और साम्यवाद विचारधारा को लेकर संघर्ष देखने को मिला। तीसरा है, चीन में साम्यवाद की स्थापना के बाद यह अनुमान लगाया गया कि चीन सोवियत रूस का नेतृत्व स्वीकार करेगा, परंतु कुछ ही वर्षों में वह रूस के विरोधी बन गया। जब चीन में साम्यवाद विचारधारा स्थापित किया गया, ऐसे में विश्व के लोगों का मानना था कि चीन रूस का नेतृत्व स्वीकार करेगा, लेकिन चीन ने रूस के साम्यवादी विचारधारा जरूर अपनाया, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया। यही कारण है कि सोवियत रूस का नेतृत्व इन्होंने स्वीकार नहीं किया और कुछ ही वर्षों में यह रूस के समर्थक होने के बजाय उनका विरोधी बन गया। चौथा है, अमेरिका ने जापान के लोकतंत्र के प्रति एक ऐसी नीति अपनाई ताकि जापान अपने पड़ोसी साम्यवादी देशों के प्रभाव से बचे। अमेरिका ने जापान के लोकतंत्र के प्रति एक ऐसी नीति को लागू कर दिया, एक ऐसी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया ताकि जापान अपने पड़ोसी देश यानी चीन के प्रभाव में ना पड़े। चीन में जो साम्यवादी विचारधारा को लागू कर दिया गया है, उन विचारधारा के प्रभाव में जापान ना पड़े, इसीलिए अमेरिका ने एक अलग नीति वहां पर लागू कर दी। इस तरह साम्यवाद के रास्ते पर चलकर चीन एक उभरते शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पेश करते हुए दुनिया को यह संदेश दिया कि अब विश्व के राजनीतिक में चीन भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है। जब चीन में साम्यवादी विचारधारा को लागू किया गया तो उन्होंने राष्ट्र में बहुत से क्षेत्रों में सुधार किया। यही कारण है कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने लगा। उन्होंने दुनिया में यह साबित कर दिया कि यूरोपीय राष्ट्रों की तरह यह भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है, जो राजनीतिक आर्थिक रूप से अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह शक्तिशाली राष्ट्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस चैनल में आपको केवल आंसर राइटिंग ही नहीं कराया जाएगा साथियों, आगे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन बैच भी कराया जाएगा। आपने अगर हमसे एक बार फाउंडेशन बैच पढ़ लिया तो यकीन मानिए मेरा आप हर जगह पढ़ना भूल जाओगे। मैं आपको इतना अच्छा से पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको साथियों एक से एक स्टोरी को सुनाया जाएगा, एक से एक नाटक, एक से एक प्रेम कथाएं सुनाया जाएगा, जो आपको एक नए लेसन की सीख देगा। मेरा जो ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर है। ऐसे में यहाँ पर हमको ऐसे ऐसे स्टोरी पढ़ने को मिलता है। मेरा यकीन मानिए आप अगर इस स्टोरी को पढ़ लेते हो तो आपका व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा हो जाएगा कि आपके साथ ना ही कोई छल कर सकता है, ना ही आपके साथ कोई धोखा दे सकता है। इसीलिए मैं आपको आगे एक से बढ़कर एक स्टोरी को सुनाऊंगा। जितने भी यहाँ पर कहानियाँ होंगी, सभी कहानियाँ आपको एक नई लेसन की सीख देगी। आप अगर अपनी गलतियों को करके ही किसी भी चीज़ को सीखते हो तो ऐसे में आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन आप कहानियों से, आप नाटक से अगर कुछ सीखते हो तो बहुत कम समय में बहुत अधिक चीज़ों को सीख सकते हो। और हमने जितने भी स्टोरी पढ़े उसमें हमें एक नए लेसन की सीख मिली है। मैं चाहता हूं कि आपको भी उन सभी स्टोरी को बताऊं ताकि आप भी एक नए लेसन सीख सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे आप चाहते हो कि हम इस प्रकार से भी कंटेंट लाएं आप लोगों के लिए तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।